हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस और अन्य स्टेट कमीशन के जो पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं, जहां प्री कम मेंस की प्लस इंटरव्यू, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक श्रृंखला चलाई है एनसीईआरटी की इंदिरा सिविल सर्विसेज के अंतर्गत। पहले सोशल साइंस की पहली पाठ्य पुस्तक की अगर बात करें तो हम लोग अगर इस सोशल साइंस में से सिविक्स भी कह सकते हैं, और क्योंकि आप जब जीएस के संदर्भ में इसे देखेंगे तो ये पॉलिटी के रूप में जानेंगे। पॉलिटिकल साइंस को देखेंगे तो आप, अगर ऑप्शनल है आपका, तो आपको ये किताबें पढ़ना कंपलसरी हैं। इसी संदर्भ में आप देखेंगे कि वनडे एग्ज़ाम, जैसे आप देख सकते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी के जो एग्ज़ाम हैं, यूपी के अन्य वनडे जो एग्ज़ाम होते हैं, उन एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए इसमें जो पीटी की पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो दे सकते हैं, अपना कमेंट दे सकते हैं, अपना आइडिया कोई हो वो हमें भेज सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो भी डिस्कशन कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं या समझ रहे हैं, तो इंदिरा सिविल सर्विसेज के अंतर्गत भाई अनुज पटेल सर का चैनल है ये, इसे आप लाइक और सब्सक्राइब करें। तो देख सकते हैं लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 हम लोग इसके पहले क्लास 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं। इसकी सोशल साइंस के जो पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत बुक है, तो आप देख सकते हैं इस संदर्भ में क्लास 9 की जो पाठ्य पुस्तक है भाग 1, इस पर हम लोग 3 चैप्टर कर चुके हैं कंप्लीट, चौथे चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस संदर्भ में हम लोग चौथे चैप्टर के, ठीक, ये है आपका चुनावी राजनीति, और किताब का भी नाम है लोकतांत्रिक राजनीति। देखिए, दोनों को कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए बेटर है। तो लोकतांत्रिक राजनीति में चुनावी राजनीति होना अनिवार्य है। तो आप चुनावी राजनीति के संदर्भ में एनसीईआरटी ने भारत सरकार की जो किताब है, उस किताब में आपको चुनावी राजनीति समझने और करने का स्थान दिया गया है, आप समझ सकते हैं। हम देखेंगे भारत के संविधान की उद्देशिका से अगर शुरुआत करें, क्योंकि हर किताब भारत सरकार की जो एनसीईआरटी किताबें हैं या सीबीएसई की जो बुक्स हैं आप देखेंगे, उसमें आपको प्रियम्बल आपको दिखाई पड़ेगी, प्रियम्बल दिखाई पड़ेगी, मूल अधिकार दिखाई पड़ेंगे, ड्यूटीज़ दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि ये आपके बेसिक हैं। क्योंकि आपको जन्म होने के साथ कुछ अधिकार मिलते हैं, कुछ संविधान से मिलते हैं, कुछ कानूनी रूप से मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं इन्हें। तो हमने आपको बताया है कि जब हमारे संविधान का निर्माण किया गया है तो उसमें मूल जो उद्देशिका थी हूबहू नहीं थी, इसमें कुछ बदलाव 1976 में 42 अमेंडमेंट के तहत किए गए थे। तो ये वर्ड आपको पिछली वीडियो में हम कई सारे इस पर डिस्कशन कर चुके हैं, तो कुछ पॉइंट आपको बता सकते हैं। देख सकते हैं संपूर्ण समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये वर्ड जोड़े गए थे 42 अमेंडमेंट के तहत इंदिरा गांधी ने के समय सरकार में, और अखंडता, ये वर्ड जोड़े गए थे। आप इन चीज़ों को यहाँ से देख सकते हैं, अमेंडमेंट लिखे हुए हैं और आप इन्हें समझ सकते हैं। हम चुनावी राजनीति की बात कर रहे थे, हम लोग इससे पहले इसके 5 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। हम छठे पार्ट पे इसके बात करते हैं। तो देख सकते हैं इसके छठे पार्ट में ये हमने छोटे छोटे पार्ट में तोड़े हैं, क्योंकि चैप्टर लंबा है, बड़ा है, इसलिए इसे मैंने टुकड़ों में या पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो इसे देख सकते हैं। चुनावी राजनीति का मतलब है लोकतांत्रिक राजनीति है। भारत एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो यहाँ चुनाव भी होंगे तो चुनावी राजनीति भी होगी। चुनावी राजनीति के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि भारत के जो व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, उन्हें चुनाव में मत देने का अधिकार और चुनाव में भाग लेने का अधिकार, मतलब आप चुनाव लड़ भी सकते हैं। तो इस संदर्भ में हम आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में पहले ही कुछ चैप्टर पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। कुछ चीज़ों को अगर देखा जाए, देख सकते हैं, अगर हम बात करें आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की, हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। इसमें पहली आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही है कि पंचायतों की तरह क्या हम संसद और विधानसभाओं की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं कर सकते हैं? सवाल है। आप देखेंगे भारत सरकार की यूपीए सरकार के समय क्या हुआ था, जो रिजर्वेशन बिल है वुमेन का, वो 1/3 जो रिजर्वेशन है संसद और विधानसभाओं में, वो बिल जो है राज्यसभा में लाया गया था। अभी भी वो राज्यसभा में ही अटका हुआ है, देख सकते हैं। राज्यसभा ने हालांकि उसे पारित किया हुआ है। राज्यसभा में लाने का रीज़न ये था कि
कि राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है। लोकसभा में जब कोई विधेयक लाया जाता है, लोकसभा का विघटन होते ही वो विधेयक क्या होता है, कोलैप्स हो जाता है। कुछ खास कंडीशन हैं कि उस कंडीशनों को अगर हम पॉलिटी के मूल सेक्शन में चर्चा करेंगे तब डिस्कशन करेंगे, लेकिन अगर कोई विधेयक लोकसभा में लाया गया और लोकसभा में ही रह जाए, आपको बता दें तो अगर को लोकसभा का विघटन हो जाए या कोलैप्स हो जाए सरकार, तो उसके साथ ही क्या होगा, वो बिल भी क्या होगा, कोलैप्स हो जाता है। तो नए तरीके से लाया जाता है। इसीलिए पिछली सरकार यूपीए गवर्नमेंट ने मनमोहन सिंह के समय इस बिल को राज्यसभा में के तहत लाया गया है, जो अभी भी बना हुआ है बिल के रूप में, पूर्ण रूप से अभी पारित नहीं हुआ है। बहुत सारे उस पर डिबेट हो चुकी हैं, चर्चाएं चल रही हैं। संभावना है कि आने वाले समय में आपको वुमेन रिजर्वेशन बिल आपको लोकसभा और विधानसभाओं में भी दिखाई पड़ेगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं इसके तहत ही हम आपको बात करें, ये बिल लाने का मतलब है कि हम कंपैरेटिव स्टडी की जब बात करते हैं तो वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं जहां डेमोक्रेटिक बात होती है, लोकतंत्र की बात होती है, उसमें क्या है, महिलाओं को क्या है, देखा होगा आपने, आप जब एनसीईआरटी की किताब ज्योग्राफी की पढ़ेंगे क्लास 8 या 9 में आपको एक लाइन मिलेगी कि महिलाएं बाहर काम करती हैं और घर में पुरुष काम करते हैं। ऐसी आपको किताबें ज्योग्राफी सेक्शन के अंतर्गत मिलेंगी। आप देखेंगे जिन देशों में महिलाओं की भागीदारी राजनीति में, आर्थिक क्षेत्र में अच्छी है, वहाँ लोकतंत्र का विकास भी अच्छा माना गया है और उस देश में शिक्षा या लिटरेसी या हर बात कहने के अधिकार मिले हुए हैं। वहाँ के लोकतंत्र का विकास भारत देश के विकास से अभी ज़्यादा अच्छा माना गया है या अन्य देशों के मुकाबले। हम बात करेंगे, हम लोग इस चीज़ को इंदिरा सर्विसेज के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। ये हम बात कर सकते हैं, लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र है, आपको आरक्षित क्षेत्रों की बात कर रहे थे, देख सकते हैं कि कुल क्षेत्र हैं 543 सीटों पे क्या होता है, मतदान होता है। इसमें भी कुछ सीटें आरक्षित हैं, तो देख सकते हैं आरक्षित सीटों में सामान्य 412 हैं। आपसे पीटी में क्वेश्चन का भी पूछा जा सकता है कि कुल सीटें कितनी हैं लोकसभा में, सामान्य सीटें कितनी हैं, आरक्षित सीटें अनुसूचित जाति एससी के लिए कितनी रखी गई हैं और एसटी के लिए कितनी रखी गई हैं। ये 26 जनवरी 2019 की स्थिति है। आप देखेंगे क्योंकि 2019 में ही लोकसभा के चुनाव हुए थे, इस संदर्भ में देखेंगे तो आप देख सकते हैं राज्य वाइज दिया गया है। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश में आपको बता दें लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, आप देख सकते हैं 80 है। तो आप निर्वाचन क्षेत्र अलग अलग राज्यों के दिए गए हैं। इन राज्य ये लोकसभा में कहाँ कितनी सीटें हैं, इसमें यूपीएससी ने भी कई बार क्वेश्चन पूछे हैं और पीसीएस में भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको लोकसभा सीटें किस राज्य में कितनी हैं, खासकर हम आपको बता दें यूपीएससी का खास एरिया है। हम बंगाल की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे और हरियाणा की बात करेंगे। अक्सर कर इन स्टेटों को लेकर यूपीएससी ने आपसे पूछा है कि लोकसभा की सीटें इन राज्यों में कितनी हैं। अब पहले क्वेश्चन आता था कि आपको ऑप्शन दिए जाते थे, बिहार बंगाल ऑप्शन ABC, यहाँ सीटों के ऊपर नीचे सीक्वेंस में बदल के आपको मिलान करने के मैचिंग दिया जाता था। तो इस संदर्भ में देख सकते हैं आपको, इसलिए आप इन्हें देख सकें। तो आंध्र प्रदेश में वर्तमान में 25 सीटें हैं क्योंकि तेलंगाना का क्या हुआ, डिवीजन हो गया है, और अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं। असम में 14 सीटें, असम का भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और बिहार में 40 हैं, ये भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। छत्तीसगढ़ में 11 हैं। और एक चीज़ बता दें कि जिन जिन राज्यों में सीटें लोकसभा में समान हैं वहाँ भी क्वेश्चन बनता है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखिएगा। तो आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, गोवा में 2 सीटें हैं, गुजरात में 26 सीटें हैं, गुजरात का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हरियाणा में 10 सीटें हैं और हिमाचल में 4 सीटें हैं, झारखंड में 14 सीटें हैं और कर्नाटक में 28 हैं, केरल में 20 हैं, मध्य प्रदेश में 29 हैं। तो आपको देख सकते हैं लगातार उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। और राज्यसभा में सीटों की संख्या पूछी जाएगी, तो आप इसको भी याद रखेंगे, जहां भी मिले आपको ऑप्शन देख लें। और केंद्र शासित प्रदेशों में भी अगर देखेंगे किन राज्यों में कितनी सीटें हैं, तो देख सकते हैं सबसे ज़्यादा दिल्ली में रखी गई हैं, बाकी अधिकतर राज्यों में एक एक सीट रखी गई है। नए राज्य भी और जुड़े हैं केंद्र शासित प्रदेशों में, ठीक है, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर 2 राज्य इसमें नहीं जुड़े हुए हैं, अभी पिछली साल इस पर डिवीजन हुआ है, आप देख सकते हैं। लद्दाख का भी इसमें दिया हुआ है, सॉरी लद्दाख दिया हुआ है, डिवीजन एकदम लेटेस्ट है। तो लद्दाख को देखेंगे लोकसभा में 1 सीट मिली हुई है। और आप ये भी देखेंगे
जम्मू एंड कश्मीर को 5 सीटें मिली हैं लोकसभा में। ठीक है, ये क्वेश्चन हाल फिलहाल आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि अभी ये लेटेस्ट है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। आगे हम बात करेंगे कि भारत का चुनाव आयोग, हमने आपको बताया भारतीय संविधान में आर्टिकल 324 के तहत चुनाव आयोग जो है बैठा इंस्टीट्यूशन के रूप में, इसकी शक्तियाँ, इसकी योग्यताएं और इसको हटाने का क्लास जो भी है वो आपको दिए हैं संविधान में। तो हम जब संविधान की चर्चा करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत, तब इसके कोर एरिया पे डिवीजन मतलब डिस्कस करेंगे। तो हम अभी बात कर रहे हैं भारत के चुनाव आयोग के लिए। तो आप देख सकते हैं कि नक्शे जिसे हमने ये दिया था, इस नक्शे को इन्होंने यहाँ दिया है कि आप जवाब दीजिए। आपके राज्य और इसके 2 पड़ोसी राज्यों में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश के लगा हुआ राज्य क्या है, जितने राज्य हैं उन राज्यों की आपको लोकसभा सीटें पता होनी चाहिए। और किन किन राज्यों में लोकसभा से 30 से ज़्यादा सीटें हैं, क्वेश्चन कभी बन सकता है लेकिन संभावना कम है। लेकिन 30 से अधिक आप अधिकतर अंदाज़ा अगर आपको एक बार विजुलाइजेशन किए रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि भारत में लोकसभा की सीटों का आवंटन आप इतना याद रखें कि जनसंख्या के आधार पे होता है। अगर आपको ज्योग्राफी के तहत अधिकतर राज्यों की 5 बड़े राज्य जो जनसंख्या के आधार पे हैं, अगर उन राज्यों की आपको जनसंख्या पता है तो उन्हीं 5 सीक्वेंस के आधार पर आप क्या करेंगे, लोकसभा की सीटों का डिवीजन कर देंगे। तो हम बात करें आगे, कुछ राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है। तो उत्तर प्रदेश देख सकते हैं कुछ निर्वाचन क्षेत्र इसके लिए क्षेत्र के हिसाब से छोटे और कुछ बड़े होते हैं। ठीक है, आप देखेंगे निर्वाचन क्षेत्र छोटे और बड़े क्यों होते हैं, क्योंकि भारत में निर्वाचन जो एरिया हैं परसीमन के हिसाब से क्या है, घटते बढ़ते रहते हैं। लेकिन वो जनसंख्या के परसीमन जब भी बनता है तो जनसंख्या को समतुल्य करने के लिए, ठीक, आप देखेंगे तो परसीमन आयोग का गठन किया जाता है, याद रखिए। तो कुछ छोटे बड़े होते हैं कि जहाँ की जनसंख्या विरल होगी। तो आप देख सकते हैं लद्दाख बड़ा रीजन है लेकिन एक सीट दिखाई गई है, लेकिन लद्दाख बहुत बड़ा रीजन है। आप इसे देख सकते हैं अनुसूचित जातियों की जनजातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र पूरे देश में बिखरे हुए हैं। ठीक है, आपको बता दें इसमें लिए चुनाव आयोग संविधान के तहत क्या होता है, जो भी रिजर्व सीटें हैं, ये संविधान जब का निर्माण हुआ था उसी समय ऐसा संविधान विशेषज्ञों ने ध्यान में रखते हुए इन सीटों को रिजर्व कर दिया था कि कुछ कमज़ोर वर्ग के समूह लोग हैं, उनको चुनाव में हो सकता है कि भागीदारी ना मिल पाए, अपनी बात ना कह पाएँ, अपने चुनाव ना लड़ पाएँ क्योंकि उनके पास संसाधन की कमी है या उनके पास अन्य साधनों की कमी है। तो आप देख सकते हैं इनके लिए क्या किया गया, आरक्षित सीटें निर्वाचित कर दी गई थी जो आज तक क्या है चल रही हैं। ये जो भी आरक्षित सीटें हैं जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। तो आप देखेंगे जो प्रेजेंट टाइम में आरक्षित सीटें हैं SC ST की, किसमें आप देखेंगे लोकसभा में, तो ये 2011 की जनगणना के आधार पर निर्धारित की गई हैं। इसे भी याद रखे सकते हैं आप। तो और एक बात करते हैं आगे, हम बात करें अब कि लोकतंत्र में, ठीक है, इसी के आगे बढ़ते हैं अगर हम, कि लोकतंत्र में चुनाव की बात हो रही है कि लोकतांत्रिक राजनीति के तहत चुनावी राजनीति की बात कर रहे हैं। तो हम देखेंगे लोगों के पास क्या होगा, लोकतंत्र के पास वास्तविक विकल्प होना चाहिए। ठीक, हम बात करें कि जहां लोकतंत्र वहीं भी वास्तविक है या अच्छा है कि जिनके पास क्या हो, वास्तविक विकल्प हो। और हम बात करें इस संदर्भ में कि यह तभी होगा जब किसी के भी चुनाव लड़ने या लगभग किसी के किस्म की बंदिश ना हो। ठीक है, आप देखेंगे भारत में क्या है, एक खास उम्र, खास योग्यताओं के आधार पर क्या है आप चुनाव लड़ सकते हैं, वोट दे सकते हैं। कुछ खास कि आपके पास कोई आपराधिक मुकदमे ऐसा ना हो, कुछ खास रीजन में ऐसा नहीं है कि जो अपराध जिन्होंने भी किया, जिन पे केस चल रहा है, वो वोट नहीं दे सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते। भारत में देखेंगे अधिकतर जितने भी क्या हैं प्रतिनिधि हैं तो कोई ना कोई केस उन पे कहीं ना कहीं लगा ही होगा, क्योंकि विपक्षी पार्टियां या विपक्ष के लोग उन पे लगा भी सकते हैं कि ये चुनाव ना लड़ सके। तो ये जब तक कोर्ट डिसीजन नहीं दे देती है, लेकिन कोई ऐसी बड़ी घटना ना हो जिसको लेके क्या हो, चुनाव आयोग ही बंदिश लगा दे या सरकार या सुप्रीम कोर्ट ही बंदिश लगा दे, तो देख सकते हैं
कि लगभग किसी भी किस्म की बंदिश ना हो। हमारी चुनाव प्रणाली, ठीक है, ऐसा ही करती है, क्योंकि भारत की जो लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली है उसमें क्या है, हर किसी को क्या है, वोट देने का अधिकार है। विकल्प हैं उनके पास एक से अधिक, कि एक से अधिक आपके पास मतदाता वो प्रतिनिधि हैं। आपको लगेगा कि ये प्रतिनिधि हमारी एरिया के लिए अच्छा काम करेगा, हमारे लिए अच्छा काम करेगा, इसको भारत की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक या इसको डेमोग्राफिक जानकारी है आपके एरिया की, तो आप देखेंगे व्यक्ति को वोट देते हैं जब हम, तो आपके बेहतर विकल्प सामने आएगा। आप जो कोई व्यक्ति मतदाता है वह उम्मीदवार भी हो सकता है। हमने आपको बताया अभी कि जो मतदाता है वो उम्मीदवार हो सकता है। उम्मीदवार के लिए ये है कि मतदाता तो आप 18 साल में बन गए, लेकिन उम्मीदवार के लिए हो सकता है आपको 25 साल तक रुकना पड़े। तो 25 साल में जब पहुँचेंगे तो आप क्या करेंगे, चुनाव में उम्मीदवार के रूप में क्या करेंगे, अपना नॉमिनेशन कर सकते हैं। अगर कोई पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो आप निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में कुछ खास समर्थों के लिए कुछ पैसे लेकर जाएंगे और आप अपना नॉमिनेशन कर सकते हैं। पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं। सिर्फ फ़र्क यही है, देख सकते हैं कि फ़र्क क्या है। फ़र्क ये है कि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र में ही वोट डालने का अधिकतम हो सकता है। ये व्यवस्था आपको भारतीय संविधान के 61 अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, उसके तहत मिली हुई है आपको। पहले ये उम्र ज़्यादा थी, तो आप देख सकते हैं अधिकारी हो सकता है, जबकि उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, हमने अभी आपको बताया। और उम्मीदवार बनने में भी क्या है, उम्मीदवार बनने में भी क्या है, आपको टिकट की आवश्यकता पड़ेगी। और टिकट के लिए आपको क्या हो गई, टिकट अपराधियों के लिए, बगैर जो अपराधी का मतलब है कोई देशद्रोही का मुकदमा ना लगा हो आपके पास, कोई ऐसा केस ना हो, कोई ऐसा आपने घोटाला ना किया हो जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो कि 3 साल से अधिक या 3 साल की सज़ा प्राप्त है, ठीक, तो आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं लालू जी चुनाव नहीं इसीलिए लड़ पा रहे हैं। तो अपराधियों बगैर पर रोक है, लेकिन यह पाबंदी बहुत कम मामलों में आपको दिखाई पड़ेगी, क्योंकि जब तक कोई मामला सिद्ध नहीं हो जाता, हो सकता है वो निर्दोष हो, क्योंकि भारत का कानून ये कहता है कि 50 क्रिमिनल छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष को सज़ा ना मिले, क्योंकि कानून अंधा है। आप देखेंगे तो कट्टी पट्टी बनी है, जब तक वो डिसीजन में नहीं पहुंचेगा कि ये व्यक्ति अच्छा है या नहीं, मतलब किसी निर्दोष को कतई सज़ा ना मिल पाए। ऐसा हमने इसलिए बोला कि ये अंधा का मतलब है उसके कानों में, आंखों में पट्टी बंधी है। जो आप उसे प्रेजेंट करेंगे वही वो मानेगा। वो जानते हुए भी आपको क्या करेगा, वो आपके पक्ष में डिसीजन नहीं दे सकता है। हालांकि अब क्या है, अब स्वेच्छा से भी सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि हमें लगेगा कि ये बात सही है तो वो अपनी बात रख सकता है। PIL को देख सकते हैं, लोगों को वो स्वेच्छा से जाके अपनी बात देख सकता है। और आप देखेंगे, इसीलिए आप देखेंगे कभी कभी सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट और कार्यपालिका के बीच डिस्प्यूट होता है, जबकि भारत में आप देखेंगे क्या है, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के तहत आर्टिकल 50 के तहत सबके कार्यों का डिवीजन है। न्यायपालिका का अपना डिवीजन है कि आप अपने एरिया में रह के काम करो, कार्यपालिका का अपना डिवीजन है, वो अपने एरिया में रह के काम करेगी। एरिया का मतलब है मतलब एक दूसरे के साथ समावेशी, एक दूसरे के साथ सहयोग के साथ, ठीक है, लेकिन सबको अपने अपने पावर, अधिकार, राइट मिले हुए हैं। आप उसके दायरे में रहकर, कानून के दायरे में रहकर काम करेंगे। लेकिन हाल ही में आप देखेंगे समसामयिक समय के पिछले 20 सालों की अगर बात करें या 30 सालों की बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट में एक PIL का कॉन्सेप्ट आया हुआ था, ठीक, आप देख सकते हैं। उसके तहत क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जज स्वेच्छा से ही कई बार क्या हुए, कई जेलों का उन्होंने दौरा किया और वहाँ पे उन्होंने देखी और उसके बाद उन्होंने उस पर अपने डिसीजन दिए। आप देख सकते हैं राजनीतिक, लेकिन उसके लिए भी 2 व्यक्ति चाहिए, ठीक है। एक व्यक्ति सरकार का जिसके प्रति आप क्या है चुनाव लड़ते, मतलब केस लड़ा जा रहा। दूसरा क्या है, जो इस चीज़ के लिए PIL दाखिल किया उसने का एक वकील हो सकता है। तो 2 चीज़ लोगों की आवश्यकता वहाँ, क्योंकि वाद संवाद का दौर जारी होगा तभी कोई डिसीजन निकल के आएगा। जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह, हम आगे बात करते हैं कि राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं, ठीक है। आप देखेंगे राजनीतिक दल क्या करते हैं, अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं, ठीक है। आप मनोनीत करते हैं जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है, आप देखेंगे, ठीक। और मनोनयन का बोलचाल की भाषा में टिकट कहते हैं, ठीक है। इन्होंने आपसे पूछा जाए कि मनोनीत का मतलब है, ठीक है, आप देखेंगे टिकट कहते हैं जिन्हें टिकट मिली हुई है। मनोनीत के संदर्भ में तो राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार
क्या करेंगे, मनोनीत करते हैं पहले कि हमारे ये व्यक्ति आपके एरिया के लिए मैंने मनोनीत किया है, हम इसे टिकट देते हैं। ठीक है, जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है, उसी चुनाव चिन्ह और समर्थन के मत साथ वो आपके पास वोट मांगने आते हैं, अपनी पार्टी की विचारधारा और अपनी विचारधारा को आपके सामने प्रेजेंटेशन करते हैं और आप उन्हें वोटिंग करते हैं। तो देखेंगे आप कि एक से अधिक आपको मिलेंगे, कि एक से अधिक उम्मीदवार आपको वहाँ मिलेंगे। हर व्यक्ति को वोट मांगने का अधिकार है आपसे, और आपका अधिकार है कि आप किसको वोट देंगे। तो ये व्यवस्था भी आपको मिली है, उन्हें भी आपसे वोट देने का अधिकार है। आपने देखा होगा कि राजनीतिक पार्टियों के लोग एक दूसरे से क्या होते हैं, खुद पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन क्या करेंगे, एक दूसरे से वोट मांगते हैं। ये वोटिंग या चुनावी राजनीति का बिहेवियर कह सकते हैं। ठीक है, व्यवहारवाद है ये, ठीक है, या नैतिक व्यवहारवाद है, इसे कह सकते हैं। नामांकन पत्र की बात करें, चुनाव लड़ने का इच्छुक व्यक्ति भी क्या करेगा, उम्मीदवार के लिए नामांकन पत्र भरेगा। आप देख सकते हैं कि जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ने का उम्मीदवार है, ठीक, वो क्या करेगा, एक नामांकन पत्र दाखिल करेगा। नामांकन पत्र का मतलब है हम वो पार्टी से पहले टिकट प्राप्त की, टिकट प्राप्त करने के बाद क्या करेगा, वो जाएगा डीएम ऑफिस या एसडीएम ऑफिस, वहाँ होगा तो वहाँ अपना नामांकन पत्र भरता है, कुछ समर्थकों के साथ जैसे बताया, कुछ जमा एक राशि के साथ उन्हें नामांकन पत्र दाखिल करना पड़ता है और रकम जमानत के रूप में जमा करनी होती है। और ये भी देखेंगे हाल में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया हुआ है, एक निर्देश गाइडलाइन दी हुई है कि उम्मीदवारों से एक घोषणा पत्र भी भरवाने की नई प्रणाली शुरू की गई है। अब हर उम्मीदवार को अपने बारे में कुछ ब्यौरे देने होते हैं। ब्यौरे का मतलब है कि उनकी क्या शिक्षा है, क्या काम करते हैं, कौन कौन से केस चल रहे हैं, कितनी इनकम है, कहाँ कहाँ उन्होंने अपना व्यवस्था बना रखी है, तो सारी व्यवस्थाओं का उन्हें ब्यौरा देना पड़ता है। अगर कोई ब्यौरा वो छिपाते हैं तो वो क्या है, अपराध के रूप में माना जाएगा कानूनी रूप से। तो वैधानिक घोषणा पत्र करनी होती है। आपने देखा होगा कि आज आप जाएंगे तो हर लोकसभा सांसद की आपको कोई जानकारी प्राप्त करनी है, वो आपको साइट पे मिलेगी। प्रत्येक उम्मीदवार को इन मामलों में सारे विवरण देने होते हैं। ठीक है, सारे विवरण का मतलब कि उनकी कितनी बीवी हैं, कितने बच्चे हैं, बच्चों के पास क्या है, बच्चों का क्या है, तो सारी डिवीज़न आपको दिखेंगे अलग अलग। ठीक है, कह रहे हैं जैसे क्या वो प्रोफेशन है उनका, ठीक, क्या वो उनके काम करते हैं, तो आप इसे देख सकते हैं। हम आगे बात कर सकते हैं कि उम्मीदवारों के खिलाफ चल रहे, ठीक, उम्मीदवारों के खिलाफ क्या है, चल रहे गंभीर अपराध मामले हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे कुछ गंभीर आपराधिक मामले हैं, उन्हें भी दिखाना पड़ेगा। यही उम्मीदवार और उनके परिवार के सदस्यों की संपत्ति की देनदारियों का ब्यौरा हमने आपको बताया। जैसे अभी उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता, ठीक है, हमने एक लाइन अभी बोली थी कि उनकी कितनी पत्नियां, नहीं, भारतीय विवाह हिंदू विवाह के अधिनियम के अनुसार जब तक एक पत्नी के साथ आपका क्या हो जाएगा, तलाक ना हो जाए, तब तक आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते। इसे ध्यान रखिएगा। कानूनी रूप से सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। हम आपको ये चीज़ें बीच बीच में ऐसे बताते रहते हैं जैसे आपको इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है, पढ़ने में अच्छा लगे, और कोई बात नहीं है। कुछ इसलिए मतदाताओं को उम्मीदवारों द्वारा क्या होगा, खुद के बारे में सूचना के आधार पर अपने फैसले का मौका मिलता है, क्योंकि ये बात क्या करेगा, जब ये चुनाव आयोग को या देते हैं नामांकन पत्र में जो विवरण देते हैं, जहाँ पे इनका वो ब्यौरा आपको सार्वजनिक किया जाएगा। कहाँ, मतदाताओं के बीच, आपके एरिया के बीच, भारत में, पूरे भारत की लोग जितने भी एरिया में क्या किया जाएगा, इनको प्रचार प्रसार कि इनके पास ये है। आपको ये चीज़ टीवी से, सूचनाओं से, समाचार पत्रों से आपको जानकारी मिलती रहती है। आप उसी आधार पर इन पर ले सकते हैं डिसीजन। खुद के बारे में सूचना के आधार पर अपने फैसले करने का भी इन्हें मौका मिलता है कि कौन सा व्यक्ति कितना अच्छा है। तो चुनावी राजनीति के तहत आप देख सकते हैं इन्हें। उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता की बात करें, ठीक है, आप देख सकते हैं जब देश के सभी नौकरियों के लिए किसी न किसी किस्म की शैक्षिक योग्यता की ज़रूरत है। आपको बता दें, जब आप कोई भी नौकरी के लिए एप्लीकेशन भरते हैं तो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन, एक उम्र, ठीक है, आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि अधिकतम भी होगी तो भी आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, लेकिन एक मिनिमम उम्र भी होना ज़रूरी है। और आप देखेंगे विधायक या सांसद महत्वपूर्ण पदों के चुनाव के लिए तो किसी भी किस्म की शैक्षिक योग्यता की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यही भारत देश में क्या है, अभी एक डिबेट का मुद्दा बना हुआ है लोकतंत्र में, ठीक है, लोकतंत्र में एक डिबेट का मुद्दा बना हुआ है
कि जब सभी लोगों के लिए शैक्षिक योग्यता जरूरी है तो फिर हमारे सांसद और हमारे विधायकों के लिए ये शैक्षिक योग्यता जरूरी क्यों नहीं है, जबकि ये जनसेवक के रूप में हैं, जनता की समस्याओं का निपटारा करते हैं, कानूनों का निर्माण यही लोग बैठ के करते हैं। हालांकि इनके पीछे क्या होती है, एक लॉबी होती है जिसे प्रशासन तंत्र काम करता है, ठीक है, इनकी ड्राफ्टिंग करने के लिए। आप देखेंगे सहयोग देने के लिए आप इसे देख सकते हैं कि सभी तरह के काम सिर्फ शैक्षिक योग्यता के आधार पर नहीं होते हैं। अब ये भी कहा जा रहा है लोकतंत्र में कि सभी तरह के काम क्या होगा, शैक्षिक योग्यता के आधार पर नहीं होते। मतलब हमारे यहाँ जो जनसेवक हैं, जरूरी नहीं कि उनके पास शैक्षिक योग्यता तभी वो काम कर पाएँ, क्योंकि उन्हें व्यवहारिक समझ हो, राजनीतिक, आर्थिक, क्योंकि जनसेवक हैं। जैसे भारतीय क्रिकेट टीम के चुनाव करने के लिए डिग्री नहीं, अच्छा क्रिकेट खेलने की योग्यता होती है, ठीक है, आप ज़रूरी है। इस तरह आप देख सकते हैं इसी प्रकार विधायक या सांसदों की सबसे बड़ी योग्यता यह है कि वे अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को समझें। तो हमने आपको बताया उनके पास जो समझ है सामाजिक, आर्थिक, राजनीति, वो आपके लिए कितना अच्छा काम कर सकते हैं। आपके एरिया की समस्याएं क्या क्या हैं उनके पास उन्हें पता होनी चाहिए, चिंताओं को समझने, ठीक है, और उनके हितों का प्रतिनिधित्व करें। हितों का मतलब है आप उनके लिए काम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपको चुन के भेजा हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि चुने हुए व्यक्तियों के लिए क्या हुआ, आप उनके हित, अगर आपको प्रतिनिधि हैं उस एरिया के तो आप उनके हितों का ध्यान रखेंगे। वो कोई सामाजिक समस्या आपके लिए ले आपके पास लेके जाते हैं तो आप उसे निपटारा कराएंगे। यह काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे इसकी परीक्षा उन्हें लाखों वोटरों, ठीक, 5 साल तक रोज़ देते हैं, ठीक है। आप देखेंगे वो आपके हित में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है। 5 साल बाद जब चुनाव होगा तो जनता उनका रिव्यू करेगी कि ये हमारे लिए ठीक है या नहीं कहीं है। इनकी शैक्षिक योग्यता मतलब उन्होंने जो काम किया है वो हमारे लिए बेहतर है कि नहीं है, वो उनके लिए उनका रिव्यू है। तो आप देख सकते हैं जनसेवक के रूप में। अब हम बात करें, अगर शिक्षा और डिग्री की प्रासंगिकता भी हो तो जिम्मा लोगों पर छोड़ देना चाहिए कि वे शैक्षिक योग्यता की कितना महत्व देते हैं। हम आपको बता दें कि भारत में अभी आप देख सकते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के थर्ड स्तर पर देखेंगे या तीसरे स्तर पर कि क्या होगा, पंचायती राज व्यवस्था में आप देख सकते हैं ठीक है, कुछ राज्यों ने क्या किया हुआ है, कुछ राज्यों ने अपने यहाँ जो पंचायती राज के लोग हैं, जो पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुनाव लड़ते हैं, उनके लिए उन्होंने शैक्षिक योग्यता मिनिमम कुछ निर्धारित की हुई है। इसमें हरियाणा नाम आता है, अन्य भी राज्य आते हैं। तो आप देखेंगे तो शैक्षिक योग्यता वहाँ क्या किया है, उन्होंने अधिनियम बनाया और कहा कि पंचायत के सदस्यों को भी कुछ शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। जबकि ये तीसरे स्तर के हैं, यहाँ किसान चुनाव लड़ सकता है, जबकि एक विधायक और एक सांसद लोकसभा और विधानसभा में बैठते हैं। जो लोकसभा का सांसद पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है और देखेंगे आप विधानसभा का अपने राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। इनके लिए भी शैक्षिक योग्यता की बात आई तो इन्होंने अभी इस पे अपने पे विचार नहीं किया। जबकि लोकसभा या विधानसभाएं क्या है, विधानसभा पंचायतों के लिए कानून बनाने के आधार पर राज्यों को छोड़ दिया गया है कि राज्य इस पे अपने हिसाब से कानून बनाए। तो कुछ राज्यों ने इसके लिए अपने लिए कानून बनाए, लेकिन राज्यसभा की विधानसभाओं ने क्या हुआ, राज्य की विधानसभाओं ने अपने लिए अभी ये कानून नहीं बनाए, वो अभी अपने लिए इससे बचना चाहते हैं। आप ये भी देख सकते हैं जब उन्हें कोई अपनी बिल, अपनी वेतन भत्ते कोई बढ़ाने होते हैं तो संसद भवन के में बैठे व्यक्ति, पक्ष प्रतिपक्ष जितने भी हैं, एक ध्वनिमत से एक रिजोल्यूशन पारित करते हैं और कहते हैं ये हमारी ज़रूरत है क्योंकि हम आपके बीच काम कर रहे हैं। लेकिन जब यही बात किसानों के लिए आती है या क्या होती है, कोई शिक्षक वेतन भत्ते के लिए बात करेगा कि हमारे टीएडीए बढ़ाए जाएँ, तो उनके लिए क्या होगा, पाबंदी है कि इसके लिए भी कानून में आपके जो व्यवस्थाएं हैं वो आपको मिल रही हैं कानूनी दायरे में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिबेट के मुद्दे हैं। हमारे देश में शैक्षिक योग्यता की शर्त लगाना अन्य कारण से भी लोग जो है क्या होगा, अभी आपको बताते हैं कि जो शैक्षिक योग्यता है ये अगर शर्त लगा भी दी जाए तो लोकतंत्र की मूलभूत भावना के खिलाफ होगा। कारण है कि हर व्यक्ति क्या है, कानूनी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार तो है, लेकिन हर व्यक्ति
शिक्षा लेने के लिए इच्छुक है या नहीं है, तो क्योंकि जो व्यक्ति शिक्षित नहीं है वो भी भारत देश का नागरिक है और भारत देश के लोकतंत्र का हिस्सा है और वो चुनाव में वोट देने और चुनाव में भाग लेने का अधिकारी है, क्योंकि वो भारत का नागरिक है। जैसे ही वो ठीक है सिटीजन चार्टर या इंडियन सिटीजन चार्टर में जाएंगे, उसमें उसे नागरिकता मिली है। इंडियन सिटीजन चार्टर 1955 की बात कर रहे हैं। इसके खिलाफ इसका मतलब है कि देश में अधिकांश लोगों का चुनाव लड़ने के लिए मौलिक अधिकार से वंचित करना, ठीक है, क्योंकि उनके क्या है नागरिकता, क्योंकि जैसे ही आप जन्म लेते हैं तो आपको जन्म के साथ ही क्या है कुछ मौलिक अधिकार के तहत क्या है मिल जाते हैं, जो जिसे कहते हैं ये आपके पास नेचुरल राइट है। इस नेचुरल राइट प्राकृतिक अधिकार के तहत जब आप व्यक्ति बन गए तो चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ने के लिए आप ये भी देखेंगे कि व्यक्ति के पास कुछ कानूनी, जैसे कानूनी रूप से वो योग्यता रखता है, जैसे 18 वर्ष वोट देने का, 25 वर्ष की चुनाव लड़ने का। साथ में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि उसके पास कोई ऐसा मुकदमा ना हो कि वो चुनाव में वोट देने या लड़ ना सके। तो आप देख सकते हैं यदि उम्मीदवारों के लिए बीए, बीकॉम जैसे एसएससी स्नातक डिग्री अनिवार्य कर दिया जाए तो 90% से ज़्यादा नागरिक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाएंगे। लेकिन ये समझने की बात है, ठीक है, क्योंकि ये लोकतंत्र की भावना के तो खिलाफ है। लेकिन आज भारत की लिटरेसी रेट बढ़ रही है, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी को वोट नहीं, लेकिन उन्हें व्यवहारिक समझ होनी चाहिए, डिबेट के मुद्दे होने चाहिए, आपका स्तर ऐसा होना चाहिए। जो भी आप जिस प्रतिनिधि को वोट देते हैं उस एरिया में आप देख सकते हैं कि उसे राजनीतिक पार्टियों को ये देखना चाहिए एथिकल या नैतिक रूप से कि वो उन्हें उस एरिया की सामाजिक आर्थिक समस्याएं कितनी हैं, ये मुद्दे उन्हें लोकमंच में आकर जो है डिबेट के मुद्दे बनाने चाहिए। कि पहले उन्हें वोट देने से पहले आप उन डेलीगेट्स को क्या करना चाहिए, उन्हें अब उस एरिया में उतारना चाहिए जहां वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, या भारत में कुछ ऐसे डिबेट के प्लेटफॉर्म बनाने चाहिए जहां वो क्या हो चुनाव खड़े होकर अपनी लोकतंत्र के बारे में, लोगों की सामाजिक आर्थिक समस्याओं के बारे में बात कर सकें, ठीक है। इस आधार पर उन्हें शिक्षा का तो आधार छोड़ देना चाहिए कि उन्हें कितनी समझ है राजनीति की। ये डिबेट के मुद्दे लोकतंत्र के मंच से निर्धारित हों, तभी राजनीतिक पार्टियां अगर उन्हें वोट टिकट दें, ठीक है, मनोनीत करें टिकट के लिए, तभी उन्हें टिकट देना चाहिए। ऐसा हो तो बेटर है लोकतंत्र के लिए। आप देखेंगे कि हम कहाँ पहुँचे, क्या समझे के अंतर्गत बात करें कि भारत में जो चुनाव प्रणाली की कुछ विशेषताएं और कुछ सिद्धांत हैं। आपको बता दें, भारत की चुनाव प्रणाली हो चाहे विश्व के भारत की चुनाव प्रणाली हो, ठीक है, या विश्व के अन्य देश हों, हर देश में क्या है एक चुनाव प्रणाली है उनकी, ठीक है, जहां लोकतंत्र है। इसे देख सकते हैं आप, और इसे इस भी देख सकते हैं इसमें अलग अलग आधार भी है। तो भारत की कुछ चुनाव प्रणाली, कुछ विशेषताएं, कुछ सिद्धांत हैं। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार चुनाव प्रणाली की विशेषता है। तो हर चुनाव में लगभग बराबर मतदाता, ठीक है। आपको ये कमज़ोर वर्गों के लिए प्रतिनिधित्व तो आप देख सकते हैं, आप इसे मिलान करना है। आपसे कहा है कि कूटों वाला क्वेश्चन है, तो देखो कमज़ोर वर्गों के प्रतिनिधित्व है, खुली राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है, एक मत और एक मोल। आप देख सकते हैं कमज़ोर वर्गों का प्रतिनिधित्व मतलब आप अनुसूचित जनजातियों के साथ मिला सकते हैं। ये क्वेश्चन एबीसी के रूप में पूछा भी जा सकता है कभी। आप ये भी देखेंगे खुली एक मत एक मोल का मतलब है हर चुनाव में लगभग बराबर मतदाता, या कह सकते हैं, ठीक है। और अब हम बात करें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की, तो 18 वर्ष और उससे ऊपर के सभी मताधिकार। और कहेंगे खुली राजनीतिक प्रतिनिधित्वता, तो आप देखेंगे सभी पार्टियों को क्या है चुनाव पार्टी बनाने और चुनाव लड़ने की आज़ादी, क्योंकि वो भारत का नागरिक है। आप देख सकते हैं। तो हम आगे बात करें चुनाव अभियान में, तो चुनाव अभियान देखेंगे जब आपने टिकट मिल गई आपको, आप टिकट लेके चुनाव अभियान में उतरे अपने चुनाव क्षेत्र में, ठीक है। अपने पार्टी का क्या, अपनी पार्टी का झंडा, अपनी पार्टी की कॉन्स्टिट्यूशन की विचारधारा और अपनी विचारधारा के साथ जब उतरेंगे तो चुनाव का मुख्य उद्देश्य होगा लोगों की पसंद
के प्रतिनिधियों, सरकार और नीतियों के चुनाव करने का अवसर देना। ठीक है, तो लोगों को अपनी पसंद के प्रतिनिधि को क्या करेंगे, सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर मिलता है। तो आप देख सकते हैं आपके पास जब प्रतिनिधि वोट मांगने आता है तो एक से अधिक प्रतिनिधि आते हैं, उन प्रतिनिधियों के सहयोगी आएंगे आपसे वोट मांगने। जगह जगह वो क्या करते हैं, चुनावी रैलियां करते हैं अपने आपके लिए कि हम आपके लिए ये करेंगे। तो उन चुनावी रैलियों के माध्यम से वो क्या करेंगे, अपनी बात आपके सामने रखेंगे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात, अपने संविधान की विचारधारा रखेंगे, अपनी विचारधारा रखेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और आप ये देखेंगे साथ में वो ये भी बताते हैं कि वर्तमान सरकार, अगर वो पार्टी का व्यक्ति आपसे वोट मांग रहा है जो वर्तमान सरकार है, उनकी नीतियों का क्या करेगा, हमने लिए आपके ये काम किया, आगे हमें और मौका दो तो हम इसमें और अच्छा काम करेंगे। ऐसी बात वो आपके सामने रखेंगे। सेम चीज़ विपक्ष का जो डेलीगेट्स या प्रतिनिधि होगा वो कहेगा कि क्या सरकार ने आपके लिए ये वादे किए थे जो वर्तमान में है, लेकिन अभी इन्होंने आपके लिए क्या किया है, ये भी विपक्ष का व्यक्ति या जो दूसरे व्यक्ति हैं वो कहेंगे। तो बेहतर है कि कौन सी पार्टी अच्छी सरकार देगी, ये आपके पास एक बेहतर विकल्प उपलब्ध होता है। बहुदलीय व्यवस्था में आप देख सकते हैं, जहां दो दलीय व्यवस्थाएं हैं कह सकते हैं, उन देशों में भी आप देखेंगे उनके बीच क्या होता है, डिबेट होती है, उनमें जनता को चुनने का राइट है। तो आप देखेंगे जहां एक दलीय व्यवस्था है उन राज्यों में क्या है, उन राष्ट्रों में आपको दिखेगा कि वहाँ आपको उसी को व्यक्ति को वोट देना है, फिर आप उसे वोट दें या ना दें। तो आप देख सकते हैं अच्छी नीति कौन सी है। नीति का यहाँ मतलब ये है कि जो आपका प्रतिनिधि है उस पार्टी की नीति कौन सी है, उसकी नीति कौन सी है, क्योंकि दो नीतियाँ यहाँ आपके साथ काम करेंगी, पहली पार्टी की, दूसरा प्रतिनिधि की। तो क्या क्या नीतियाँ हैं उसकी, उसके बारे में स्वतंत्र और खुली चर्चा भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये क्या हो, खुले मंच पर इन पे चर्चा होती है। चुनाव अभियान के दौरान यही होता है और इन चुनाव अभियान के दौरान एक चुनाव आचार संहिता भी पहले से लग जाती है। तो आगे बताएंगे इसको। हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की तारीख क्या करेगा, ठीक है, बीच आमतौर पर 2 सप्ताह का समय रखा जाता है। चुनाव प्रचार ये चीज़ मतलब एक लगभग ऐसा है, ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, लेकिन ऐसा लिख सकते हैं आप कि हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होगी। ठीक है, जब तक, क्योंकि उन्हें एक नॉमिनेशन का भी समय होता है कि आप इसके बाद नहीं कर सकते, और मतदान करने की तारीख के बीच का जो समय है वो 2 वीक्स के मतलब 2 सप्ताह का समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है। और आप देखेंगे इस अवधि में उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क करते हैं। देखेंगे कि मतदाताओं के बीच जाएंगे, रैलियां करेंगे, अपनी बात रखेंगे। राजनेता चुनावी भाषणों में क्या करेंगे, अपने भाषण देते हैं। अपनी राजनीतिक पार्टियां क्या करेंगी, राजनीतिक समर्थकों को सक्रिय करती हैं। ठीक है, जो उनकी पार्टी के समर्थक हैं वो सक्रिय रहते हैं रैलियों में या चुनाव अभियान में। इसी अवधि में आप देखेंगे अखबार, टीवी चैनल में आपको क्या मिलेगा, आपको इनके बीच चर्चा मिलेगी। आप चुनाव पे वो मैगजीन या कह सकते हैं समाचार पत्र चुनावी रैलियों से चुनाव के समय उन पे चुनावी राजनीति पर बहस से भरे पड़े होते हैं। पेपर्स सब या न्यूज़ चैनल, खबरें, बहसें होती हैं, आप उनसे भी सुनने को मौका मिलता है कि कौन सा मतदाता। अब तो आप देखेंगे कि क्या है, हर पार्टी को क्या है अपनी प्रचार प्रसार करने के लिए ठीक जो है टीवी चैनलों पर भी अधिकार मिला हुआ है, वहाँ से भी अपना प्रचार प्रसार करते हैं। असल में चुनाव अभियान सिर्फ 2 हफ्ते नहीं चलता। राजनीतिक दल क्या करते हैं, चुनाव होने के महीनों पहले आप देखेंगे इसकी रैलियां शुरू कर देते हैं। आप देख सकते हैं इस समय बंगाल में चुनाव की अभियान है, तो आप देखेंगे ममता दीदी और अपने मोदी साहब, अन्य कांग्रेसी नेता क्या कहें, वहाँ अभी 6 महीने का समय है, लेकिन वहाँ चुनाव की तैयारियां साल भर से चल रही हैं। वास्तविक रूप से देखा जाए चुनाव की तैयारी जिस दिन पहली सरकार जहाँ गठित होती है, चाहे वो लोकसभा में अगर मोदी जी ने दूसरी बार सरकार गठित की, तो दूसरी बार उन्होंने शपथ ग्रहण करने के साथ ही उन्होंने अपने अगले चुनाव के लिए भी वो तैयारी करते हैं। वो कुछ उसी तरीके से है कि जो बजट पेश करना होता है, बजट आपको पढ़ाएंगे तो बजट क्या होता है, आने वाले समय के लिए वो बजट पेश करते हैं, तो वो उनकी नीतियां ही क्या है, आने वाले समय के लिए वो तैयारी होती है। तो इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं। चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक पार्टियों का कुछ ध्यान बड़े मुद्दों पर भी केंद्रित करना चाहती हैं। ठीक है, चुनाव अभियान में आप देखेंगे आपको 2 तरीके के मुद्दे मिलेंगे। पहला है जो क्या होगा, राजनीतिक पार्टियां ठीक है
क्या होगा, कुछ बड़े मुद्दे जो देश लेवल के मुद्दे होंगे जिसके लेके क्या है वर्तमान सरकार या विपक्ष कुछ खास जो है या तो विपक्ष का काम होगा या फिर वर्तमान सरकार का काम होगा जिस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं वे लोगों को इन मुद्दों, ये मुद्दा कि देश लेवल का हो सकता है, किसी राज्य का हो जो पूरे देश से जुड़ जाता हो, वैसा भी मुद्दा हो सकता है। वे लोग इन मुद्दों पर आकर्षित क्या करते हैं, ध्यान आकर्षित कराते हैं और अपनी पार्टी के पक्ष में वोट देने के लिए कहते हैं। आप देखिए चुनाव के विभिन्न दलों द्वारा उठाए गए विभिन्न नारों पर गौर करें तो आप देख सकते हैं चुनाव में एक आचार संहिता लगी होती है। उस आचार संहिता के साथ आप ये भी देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा किसी पार्टी के खिलाफ अपशब्द नहीं बोल सकते हैं, आप पार्टी कैंडिडेट के खिलाफ कुछ ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो ये एक आपको आचार संहिताओं के अंतर्गत दायरे के तहत आप नारे लगाएंगे, पोस्टर लगाएंगे, ठीक है। आपको बहुत सारे नियम मिले हुए हैं, चुनाव नियमावली है, चुनाव नियमावली के तहत आपको पोस्टर छापने हैं, आपको क्या लगाना है तो आप देख सकते हैं। इसके लिए क्या करा चुनाव आयोग, चुनाव के समय अलग अलग अधिकारी अलग अलग एरिया में नियुक्त करता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली अगर हम बात करें पिछली सरकार में तो एक एग्जाम्पल है आपके सामने। देखिए इंदिरा गांधी के समय क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी आप देखेंगे 1971 में लोकसभा के चुनाव में गरीबी हटाओ नारा दिया। इसी गरीबी हटाओ नारा में उन्होंने क्या किया, पार्टी ने वादा किया कि सरकार की सारी नीतियों में बदलाव करके सबसे पहले देश में गरीबी हटाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस गरीबी हटाओ में क्या है, कई तरीके के कॉन्सेप्ट है अगर हम इस पर बात करें ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके बाद एक नसबंदी कार्यक्रम चलाया। तो उन्होंने कहा हम गरीबी जड़ से ही ख़त्म कर देंगे। तो ये आप आलोचना में लिख सकते हैं, अभी ऐसे नहीं, हम आपको बताएंगे, ठीक। तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 1971 के लोकतांत्रिक चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। पार्टी ने वायदा किया कि वह सरकार की सारी नीतियों में बदलाव करके सबसे पहले गरीबी हटाएगी, ठीक है। ये नीत मुद्दा आप देख सकते हैं। हाँ, और चुनाव आचार संहिता जब लग जाती है तब कोई भी वर्तमान सरकार जो काम कर रही है, चाहे राज्य लेवल पे हो चाहे फिर इस केंद्र लेवल पे हो, वो कोई ऐसी नीति नहीं जारी कर सकती है चुनाव के लिए कि हम ये काम करेंगे, या कोई ऐसा बिल नहीं पास करती, कोई वेलफेयर स्टेट के रूप में फंड नहीं जारी करती कि हमने आपके लिए ये काम किया। तो रोक दिए जाते हैं चुनाव आचार संहिता के साथ, आप याद रखें इस चीज़ को। साथ में ही कोई भी पार्टी क्या करेगी कहीं पे भी अपने चुनाव प्रचार के दौरान, अब तो चुनाव आयोग ने एक और बंदी लगा दी है कि हमने ये काम किए हैं, ये अलर्ट करेंगे पैसे राजस्व के संदर्भ में। तो जगह जगह जो बोर्ड लगाती हैं उनको भी चुनाव के समय हटा दिया जाता है, आप देख सकते हैं। तो पहले अब इसी तरीके से देख सकते हैं कि भारत देश में चुनाव आयोग पहले की तरह नहीं रहा है, आप उसके पावर्स देख सकते हैं। इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे 1997 में लोकसभा चुनाव में एक जयप्रकाश नारायण साहब थे, लोहिया साहब के नाम से साथ जुड़ा है, ये बिहार से राजनीति से जुड़े हुए थे। नेतृत्व में जनता पार्टी ने नारा दिया, क्या दिया कि लोकतंत्र बचाओ, क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय। इंदिरा गांधी की सरकार में उन्हें लगा, क्योंकि आप देखेंगे इमरजेंसी का दौर शुरू हो चुका, खत्म होने वाला था 77 के बाद कुछ समय बाद। आप ये भी देखेंगे उस इमरजेंसी में लोकतंत्र पे क्या था, हमला था। सारे राज्य सारी चीज़ों को क्या है इंदिरा गांधी ने लगभग अपने हाथों में ले लिया था, सारी सत्ता सेंट्रलाइज हो गई थी, ठीक है। राज्यों की सरकारें, ठीक, और कई जगह आपातकाल लग चुके थे। तो आप देखेंगे इमरजेंसी का समय चल रहा था। इमरजेंसी में यहाँ तक कि ये कहा जाता है, यह बात सही भी है कि सुप्रीम कोर्ट भी उनके अंडर में आ चुका था। तो आप देखेंगे लोकतंत्र बचाओ के नारे के तहत जो है क्या किया, जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण, ठीक, ने एक नारा दिया था। पार्टी ने आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों को समाप्त करने के लिए नागरिक आज़ादी को बहाल करने के लिए वायदा किया था, क्योंकि इंदिरा गांधी ने 42 अमेंडमेंट के तहत आप देखेंगे क्या हुआ था, एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया हुआ था, जिसे आज भी बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये 42 अमेंडमेंट था और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया हुआ था, वो संशोधनों के द्वारा, अमेंडमेंट के द्वारा आप देख सकते हैं, अमेंडमेंट के द्वारा ये
उन्होंने और बहुत सारी नीतियों, बहुत सारे कानूनों में उन्होंने बदलाव कर दिया था। आप देखेंगे राष्ट्रपति से संदर्भ में हो, चाहे सरकार के संदर्भ में हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में, कुछ उन्होंने बहुत सारी बदलाव किए हुए थे। इसलिए कहा जाता है कि 1942 के संशोधन भारत का एक मिनी संविधान है। ठीक है, ये मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो पूछा ही जाता है, ध्यान रखें इस चीज़ का। और आप ये भी देखेंगे कि जब जेपी नारायण, जब लोकतंत्र, जब इनकी सरकार बनती है जनता पार्टी की, तो आप देखेंगे कि इन्होंने कुछ नीतियों में बदलाव कर दिया था, बहुत सारे कानून समाप्त भी किए थे, कुछ कानूनों में या संविधान के कानूनों में क्या है, कुछ संशोधन कर दिए थे कि जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में या राष्ट्रपति के चुनाव, राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में और भी कई जगह उन्होंने बदलाव किए हुए थे, क्योंकि कुछ पावर उन्होंने अब्सोल्यूट सेंट्रलाइज कर दी थी। तो इसे देख सकते हैं कि वामपंथी दलों ने भी 1970 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में ज़मीन जोतने वालों को नारा दिया था। आप देखेंगे कि जो अपने यहाँ नक्सलवादी की शुरुआत होती है वो बंगाल के रीजन से शुरू होती है, वो भी ज़मीन से रिलेटेड। ठीक है, तो जो भूमलैंड माफिया थे बड़े बड़े, उसके खिलाफ क्या हुआ, एक नारा दिया कम्युनिस्टों ने। और तो देख सकते हैं कि वामपंथी दलों ने 1977 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में ज़मीन जोतने वालों को नारा दिया था। ठीक है, 1983 में आंध्र प्रदेश की विधानसभा चुनाव के तेलुगु देशम पार्टी के नेता टीएम रामाराव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया था। आप देखेंगे तेलुगु स्वाभिमान का नारा 1983 में दिया गया था और अब वो एक राज्य के रूप में बन चुका है। तो कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं उनसे जुड़ी हुई हैं जो लगातार चलती रही हैं। ये चुनाव के समय क्या है, राजनीतिक पार्टियां ऐसे नारे देकर आपके बीच उस एरिया के लोगों का वोट प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। चाहे बंगाल का ज़मीन जोतने वालों का नारा, मतलब जो ज़मीन जोत रहे हैं वो ज़मीन उनकी है, तो क्या हुआ, वामपंथी दलों को उस एरिया के लोगों ने क्या हुआ, वोटिंग कर दी और उन्होंने कई सालों तक वहाँ सरकार बनाई और काम किया। आप देख सकते हैं इस संदर्भ में। और आगे बात करें, ठीक है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपनी मर्जी के मुताबिक चुनाव प्रचार करने के लिए आज़ाद छोड़ देना सबसे अच्छा होता है। ऐसा नहीं है, आप देख सकते हैं। अगर लोकतंत्र में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपनी मर्जी से छोड़ दिया जाए तो वास्तविक जो लोकतंत्र है वो भीड़ तंत्र में हो जाएगा, मत्स्य तंत्र कह सकते हैं। तो आप इसे देख सकते हैं कि भारत, कोई भी लोकतंत्र है, चाहे भारत हो चाहे विश्व का है, जो जनता के बीच वोटिंग होती है प्रत्यक्ष या खुले तौर पर, या उन्हें राइट है, वहाँ आप देखेंगे कुछ कानून या संविधान के दायरे में रहकर वो अपनी खुले और स्वतंत्रता के साथ ही क्या करते हैं, वो अपनी चुनाव प्रचार करते हैं। राजनीति इसके लिए चुनाव आयोग है, कौन सी पार्टी ने क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, क्या प्रचार प्रसार कर रही है, उस चीज़ के लिए वो निगरानी रखती है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इसे खुला छोड़ देना सबसे अच्छा होता है, लेकिन ये कानून और संविधान के दायरे के तहत, इसे याद रखना, इसके साथ आप जोड़ सकते हैं। इसे इस तरीके से सभी दलों को क्या होगा, उचित और समान अवसर मिले। ठीक है, क्योंकि दल भी क्या होता है, दल भी एक संस्था के रूप में, आप व्यक्ति के रूप में कह सकते हैं इसे। अगर हम इसकी फिलॉसफी जाएं, फिलॉसफी की भाषा में अगर इसे समझेंगे कि दल को हम व्यक्ति कह सकते हैं क्या, तो इस पर चर्चा करेंगे कभी। दलों को उचित और समान अवसर मिले, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए कई बार कुछ दखल देना जरूरी होता है। इसी के लिए क्या है, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट जगह जगह अपना काम करती रहती है, आप ध्यान रखें। ठीक, अब हम बात करें चुनाव के कानूनों को, कोई भी क्या है, चुनाव के कानूनों के अनुसार कोई भी क्या होगा, चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, और चुनाव में मत दे सकता है। इसे आप याद रखेंगे। हम देख सकते हैं इस संदर्भ में कि खुद करें और सीखें, मतलब कि आप खुद भी कुछ पढ़ा है उसे करके देखें, समझ सकते हैं, एप्लीकेशन करके देखें। तो पिछले लोकसभा चुनाव में, मतलब 2019 वाला याद रखें,
ठीक है। आपके चुनाव क्षेत्र में जो चुनाव अभियान चला था, कैसे चला था, चुनाव और पार्टियों ने क्या क्या कहा और क्या क्या वायदे किए, इसकी एक सूची आप बना के देख सकते हैं। अगर आप जागरूक नागरिक हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको वैसे भी पता होगा कि कौन सी पार्टी ने क्या वादे किए थे, कौन कौन से वादे कंप्लीट किए, कौन से वादे कंप्लीट नहीं किए हैं। ठीक है, तो आप इसे समझ सकते हैं इस तरीके से। अब हम बात करेंगे कि उम्मीदवारों, ठीक है, अब हम बात कर सकते हैं यहाँ कि उम्मीदवार और पार्टी ये सब काम नहीं कर सकती। ठीक है, अब हम बात करें उम्मीदवार या पार्टी ये सब काम नहीं कर सकती कि मतदाता को प्रलोभन देना, घूस देना, धमकी देना। मतलब कुछ देखिए, गाइडलाइन आई आचार संहिता के समय, स्वतंत्र अगर छोड़ दिया जाता तो वो ये काम कर सकते थे। हालांकि आपको भारत में दिखेगा कि कहीं पे क्या है, कोई खाना खिला रहा है, कोई दारू पिला रहा है, कोई कुछ पैसे से वोट कलेक्ट कर रहा है। कई घटनाएं ऐसी छुटपुट आती रहती हैं, लेकिन ये चुनाव आयोग के अनुसार, चुनावी आचार संहिता के अनुसार कानूनी अपराध है। भारतीय संविधान के तहत क्या है, एक अपराध है। तो आप देख सकते हैं, मतदाता को प्रलोभन देना, घूस देना या धमकी देना, उनकी जात या धर्म के नाम पर वोट मांगना, ये आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी पार्टी जात या धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकती। और ये भी देखेंगे कि चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना। ठीक है, चुनाव अभियान में कोई वर्तमान में कोई सत्ताधारी व्यक्ति है तो वो क्या करेंगे, चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, सिर्फ कुछ। लेकिन आप देखेंगे सरकारी संसाधनों का मतलब है जो प्रेजेंट टाइम में अगर वो सरकार के काम से संदर्भ में जा रहे हैं तो सरकार की संसाधनों का यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख या विधानसभा में 10 लाख से ज़्यादा खर्च करना। तो आप देखेंगे कि कुछ नियमावली हैं जो चुनाव आयोग ने बनाई है कि किस क्षेत्र में अगर लोकसभा का चुनाव है तो कितना खर्च करोगे, विधानसभा का चुनाव है तो कितना खर्च करोगे। ये तो आपको सैद्धांतिक हैं, ठीक है। व्यवहारिक तो आपको पता है कि कुछ पार्टियां व्यवहारिक रूप में तो क्या करती हैं, आपसे टिकट ही तब देती हैं जब वो 20 करोड़ 10 करोड़ आपसे ले लेती हैं। फिर इसके बाद जनता के बीच खर्च, तो आप देख सकते हैं चुनाव इसीलिए महंगा बना है। इसीलिए चुनाव आयोग ने ये सारे नियम, कायदे, कानून सख्ती बरती है संविधान के दायरे में रहकर। हम ये भी देखेंगे अगर वे इन सभी, हम ये भी देखेंगे इसमें से किसी भी मामले में दोषी पाए गए चुने जाने वाले के बावजूद उनका चुनाव रद्द घोषित हो सकता है। इन कानूनों के अलावा हमारे देश के सभी राजनीतिक पार्टियों के चुनाव प्रचार में आदर्श आचार संहिता को भी स्वीकार किया गया है। आप देखेंगे जितने भी हमने काम किए थे ये सारे जो कानून या जितनी नीतियां पढ़ी ये चुनाव आचार संहिता के तहत आ जाते हैं कि आप काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको चुनाव एक क्या है, चुनाव अधिनियम है। चुनाव आयोग ने एक चुनावी जो अधिनियम है उसके तहत बहुत सारे कानून बनाए हैं, ठीक। और पार्टियों के लिए भी क्या है, आप कौन कौन व्यक्ति लड़ सकता है, कौन नहीं लड़ सकता है, किस आधार पर, क्या अगर कोई क्रिमिनल केस है तो वो उस पर नहीं लड़ सकते हैं, वो सारे आधार वहाँ दिए गए हैं। तो स्वीकार किया गया है कि इसमें उम्मीदवारों और पार्टियों को यह सब करने की मनाही है। आप ये भी देखेंगे। आगे हम बात करें कि चुनाव प्रचार के लिए किसी भी धर्म स्थल, आप याद रखिएगा क्योंकि भारत में क्या है, मूल अधिकार में ही आपको धर्म के प्रचार प्रसार और संरक्षण की बात की गई है। तो किसी आप चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्म स्थल का उपयोग आप ये काम नहीं करेंगे। सरकारी वाहन, विमान और अधिकारियों का चुनाव में उपयोग ये सब नहीं करेंगे। तो ये सब देख सकते हैं आप, मनाही है। जो चीज़ें मनाही हैं ये आपको पॉइंट फॉर्म में पता होनी चाहिए। चुनाव आयोग की जो अधिघोषणा होती है हो जाने के बाद, ठीक है, चुनाव मतलब यही अधिघोषणा क्या है, चुनावी आचार संहिता है। तो के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना या शिलान्यास या बड़े नीतिगत फैसले या लोगों की सुविधाएं देने की वायदे नहीं कर सकता। हमने आपको अभी बताया था कि ये काम सरकार नहीं कर सकती है, सरकार का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई प्रचार प्रसार में होर्डिंग नहीं लगा सकता। सारे होर्डिंग उतार दिए जाते हैं उस समय, चुनाव के समय। अब हम बात करेंगे आपने चुनाव में क्या होगा, मतदान करेंगे, क्योंकि वो प्रचार प्रसार आप कर चुके हैं आपके बीच। अब आपकी बारी है कि आप उनका मत दें। तो आप देखेंगे चुनाव का आखिरी चरण शुरू हुआ है और मतदाताओं द्वारा वोट देना, इस दिन को आमतौर पर चुनाव का दिन कहते हैं, आप देख सकते हैं। और मतदाता सूची में नाम वाला हर व्यक्ति क्या होगा, आपके इलाके के स्थिति में मतदान केंद्र पर जाएगा, जहां क्या होगा, चुनाव के जो अधिकारी बैठे होंगे आप वोट देने जाते हैं तो कोई आपसे
क्या है आपकी सहयोग के लिए बैठा कि आप वोटिंग करिए। तो उसमें आपकी एक मतदाता पत्र होगा, मतदाता पत्र नहीं है तो आपके पास एक पहचान पत्र हो, उस पहचान पत्र के साथ आपकी मतदाता सूची में नाम हो लिस्ट में। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी चुनाव क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मत देने वाले, आपको एक चीज़ और यहाँ बताते चलते हैं, आप जाएंगे मतदान करेंगे। मतदान के लिए आपके पास क्या होगा, एक अब तो पहले मतदाता पत्र के पास बैलेट पेपर होता था जिसमें क्या होता था, अलग अलग निशान लगे हुए थे, ठीक है। ये ऐसे कह सकते हैं आपको कहाँ वोटिंग करनी है तो क्या होता था, या तो आपसे अंगूठा लगवाया जाता था या फिर मोहर लगा सकते थे, होती थी, आप लगाइए। तो आप देख सकते थे इंक वाला होता था पहले बैलेट पेपर। ये भारत में क्या होता था कि बहुत ज़्यादा खर्चा आता था, बहुत सारे पेड़ काट दिए जाते थे, बनों को सफाया हो जाता था, क्योंकि राजस्व सिस्टम पर एक अधिभार होता था। ये आप देखेंगे इसी अधिभार को समाप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाई गई, ठीक है। कि अब क्या होगा, इसके लिए वनों को काटना नहीं पड़ेगा, तो वन संरक्षण एरिया संरक्षित हुआ इससे, आप देख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। दूसरा हम बात करें कि मतदाताओं को भी आसानी होती है। दूसरी खराबी ये होती थी कि कभी कभी मतदाता इतने समझदार नहीं होते थे, या अगर कोई इंक दूसरी तरफ भी लग जाती थी तो वो क्या होता था, मत निरस्त कर दिया जाता था। आप देखेंगे और जनगणना के समय क्या होता था, चुनाव अधिकारी इसमें करप्शन को बढ़ावा देते थे। वो अपनी कुछ खास इंस्टीट्यूशन, मतलब अपनी अंगूठी कुछ ऐसे बने होते थे जिसमें क्या करते थे, इंक लगी हुई होती थी, कोई मत उन्हें ख़राब करना है, धीरे से इंक दूसरी जगह लग जाएगी तो वो मत ख़राब हो जाता था। इसी चीज़ों को बचाने के लिए सरकार ने ईवीएम वोटिंग मशीन लाए कि किसी का कोई मत ख़राब नहीं होगा। तो आप जिसके सामने जो वोट देना है उसके सामने आपको एक बटन का ऑप्शन दिया गया है, आप बटन दबाइए। बटन दबते ही आपको क्या होगा, एक आवाज़ आएगी, उस आवाज़ में आपको दिखाई पड़ेगा। अब तो सरकार ने क्या हुआ, एक पर्ची निकलेगी, ठीक है, पर्ची निकलेगी, आपको पता लगेगा हाँ मेरा वोट पड़ गया। पर्ची वापस उसी ईवीएम मशीन में वापस जाती है, ठीक है, और वो आपको चुनाव आयोग के पास संरक्षित रहती है जब तक वो इसकी ज़रूरत समझता है। देख सकते हैं कि मतदाता सूची में नाम वाला भी हर व्यक्ति क्या करेगा, अपने इलाके में स्थित में मतदान केंद्र पर जाएगा, मतदान करता है अपने हिसाब के, अपनी स्वतंत्र या अपनी इच्छा के प्रतिनिधि को। चुनाव क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मत देने वाला व्यक्ति क्या, पाने वाला व्यक्ति क्या होगा, उम्मीदवार घोषित किया जाता है। मतलब अब हम कर रहे हैं मतदान जो किया है उसकी मतगणना हो रही है। तो मतगणना होने के साथ ही आप देखेंगे जो सबसे ज़्यादा वोट पाता है वही भारत में उम्मीदवार क्या हुआ, जीत घोषित कर दिया जाता है। कुछ खास रीजनों में आप देखेंगे कि जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव, वो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या है 50+1 है, लेकिन ये व्यवस्था ऐसी लोकसभा राज्यसभा में जहाँ डायरेक्ट वोटिंग है ऐसा नहीं है। तो आप देखेंगे कि आम चुनाव में अमूमन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना एक साथ ही होती है। आपको टीवी चैनल, रेडियो, अखबारों में ये चीज़ें देखने को, समझने को मिलेंगी, तो आप इसको समझ सकते हैं। इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए गुड डे। चलो, अरे बहुत लंबा वीडियो हो गया यार।
चलो। ये तो बंद हो चुका ना।